अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 हीट चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था और ये कहा था कि अगली वीडियो के अंदर यानी इस वाली वीडियो के अंदर हम थर्मल एक्सपेंशन की एक और टाइप जो कि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है उसको स्टडी करेंगे। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है। और इस वीडियो के अंदर भी सेम उसी तरह जिस तरह लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की हमने डेफिनेशन और उसके फार्मूलों की डेरिवेशन और साथ ही साथ कोफिशिएंट को डिस्कस किया था, इसका भी हम लोग सारे का सारा उसी तरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की, फिर इसकी जो डेरिवेशन है वो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करके सिर्फ फार्मूलों को देखेंगे और समझेंगे कि फार्मूले क्या है, क्योंकि इसकी भी डेरिवेशन जो है वो सेम उसी तरह है जिस तरह लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की है। और आपकी बुक में जो है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूले दिए हुए हैं, तो हम भी उन्हीं फार्मूलों को जो है वो पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। और फिर सबसे आखिर में कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जिसको बीटा से शो किया जाता है, हम इसको भी समझेंगे कि ये क्या होता है। जैसे कि अल्फ़ा को हमने समझा था कि अल्फ़ा जो होता है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है। इसी तरह बीटा जो है वो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है। इन दोनों के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो डायमेंशन का है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है वो वन डायमेंशनल एक्सपेंशन कहलाती है, यानी कि सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर या फिर सिर्फ एक लेंथ के अंदर। और इसी तरह जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है इसे थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों डायमेंशन के अंदर होती है। तो जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और देखेंगे कि वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन होती कैसे है, तो फिर आपको जो है वो मज़ीद अच्छे से समझ में आ जाएगा कि थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन का क्या मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। और डेफिनेशन के मुताबिक ऑन हीटिंग इफ एक्सपेंशन, जी तो ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन है। और इसको समझने के लिए आपको वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछली एक दो वीडियोस के अंदर जो वो देखा था, शायद प्रेशर ऑफ अ लिक्विड वाली वीडियो के अंदर वॉल्यूम को काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ा था कि वॉल्यूम क्या होता है। तो हमने ये देखा था कि अगर हम लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करवाएं तो जो हमारे पास चीज़ आती है वो एरिया होता है। ये मैथमेटिक्स के अंदर आपने बचपन में पढ़ा होगा कि लेंथ और ब्रेथ को यानी कि लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करवाने पे ये एरिया मिलता है, जो कि 2D के अंदर होता है, टू डायमेंशंस, यानी कि एक लेंथ और एक जो है वो ब्रेथ, ये जो है वो 2 डायमेंशन बनाता है। और अगर इसी के अंदर एक और डायमेंशन को हम लोग ऐड कर दें यानी कि हाइट को भी मल्टीप्लाई करवा दें तो जो चीज़ हमें मिलती है वो वॉल्यूम मिलता है। ये हमारे पास जो है वो हाइट है और जो चीज़ बनेगी वो क्यूब होगा, जो कि 3D के अंदर होगा, 3 डायमेंशंस के अंदर होगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि जो चीज़ हमें मिलती है लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करवाने पे वो वॉल्यूम होती है। और वॉल्यूम का मतलब कि ये कितनी जगह घेर रहा है। जैसे एक रूम का वॉल्यूम होता है, एक अगर कोई बॉक्स ले लें आप लोग तो उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम का मतलब कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी या फिर कितनी जगह आ सकती है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम होता है जिसे हम लोग 3 डायमेंशन बोलते हैं, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट, 3 डायमेंशंस। इसलिए जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है इसे हम लोग 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। तो अगर अब डेफिनेशन पढ़ें इसकी, तो डेफिनेशन में ये बता रही है कि ऑन हीटिंग, हीट करने पे फ़र्ज़ करो कि हमारे पास इस तरह का कोई ब्लॉक हो या फिर इस तरह का जो है वो कोई क्यूब हो मेटल का, जिसके अंदर एक्सपेंशन जो है वो होती है, एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी जो मौजूद होती है। तो ऑन हीटिंग ये वाली ब्लॉक को या फिर इस वाले क्यूब को हीट करने पे इफ़ द बॉडी, यहाँ पे जो है वो इफ़ है कि इफ़ द बॉडी इज़ एक्सपेंडिंग इन 3 डायमेंशंस, कि अगर हीट करने पे कोई बॉडी तीनों डायमेंशंस के अंदर एक्सपेंड हो रही है, दैट इज़ अलोंग लेंथ, जो कि हमारे पास लेंथ है जो हमने यहाँ पे लिखी थी कि लेंथ भी उसकी जो है वो इंक्रीज़ हो, साथ ही साथ जो है ब्रेथ भी इंक्रीज़ हो, जो कि हमारे पास ये वाली थी ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ में भी इंक्रीज़ हो, लेंथ में भी इंक्रीज़ हो और साथ ही साथ हाइट में भी इंक्रीज़ हो। और इसका जो मतलब है कलेक्टिवली इन तीनों का मतलब है कि वॉल्यूम जो है उसका इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि पहले जो थी कैपेसिटी वो इतनी सी थी और हीट करने पे जो है ये इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि ये जो क्यूब है ये बढ़ जाए, इसकी जो वॉल्यूम है इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाए, कॉजिंग एक्सपेंशन और इंक्रीज़ इन वॉल्यूम, यानी कि इन तीनों के अंदर इजाफा है और इन तीनों के इजाफे की वजह से जो हमारे पास वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो ये तीनों चीज़ें हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट,
इसके फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ रही है, यानी कि इन तीनों में से अगर एक की भी वैल्यू बढ़ेगी या दो की या तीनों की वैल्यू अगर बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ कि तीनों के अंदर इंक्रीज आना चाहिए, तो तीनों की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो इसका जो आंसर है वो भी चेंज हो जाएगा। फर्ज करो कि पहले जो लेंथ की हमारे पास वैल्यू थी वो 2 थी, और ब्रेथ की जो वैल्यू थी वो 3 थी, और जो हमारे पास हाइट थी वो भी 2 थी, तो वॉल्यूम जो है वो कितना आता, 2 × 3 × 2, तो वॉल्यूम का जो हमारे पास आंसर आता 2 3 ज़र 6 और 6 2 ज़र 12 मीटर क्यूब आता, अगर हमारे पास इनिशियली जो है वो इतनी जो है वो लेंथ होती। अब फ़र्ज़ करो कि हमने इसी ब्लॉक को जो वो हीट कर दिया, तो लाजमी सी बात है इसकी लेंथ के अंदर भी इंक्रीज़ आएगा, ब्रेथ के अंदर भी इंक्रीज़ आएगा और हाइट के अंदर भी इंक्रीज़ आएगा। तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ के अब हो गई 3, इसकी जो ब्रेथ है वो बढ़ के अब हो गई फ़र्ज़ करो कि 4, और ये जो है ये भी बढ़ के हो गई 3। तो अब अगर हम लोग दोबारा से वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर जो है वो बढ़ के आएगा, यानी कि ज़्यादा आएगा। 3 4 3 × 4 करेंगे तो 12 आएगा, और 12 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 36 आएगा, 36 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट के अंदर एक्सपेंशन आएगी या फिर ये इंक्रीज़ होंगे तो वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही इंक्रीज़ हो जाएगा या फिर उसके अंदर भी एक्सपेंशन आ जाएगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द बॉडी इज़ एक्सपेंडिंग इन 3 डायमेंशंस, अगर तीनों डायमेंशंस के अंदर ये एक्सपेंड हो रही है जो कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, तो कॉजिंग एक्सपेंशन और इंक्रीज़ इन वॉल्यूम, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इन तीनों से मिलकर बनता है या फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आता है। तो यही जो हमारे पास एक्सपेंशन होती है इसे हम वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो फ़र्ज़ करो कि ये जो है, अब इसके फार्मूलों के लिए जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो इसके फार्मूले, और 2 फार्मूले हम लोग पढ़ेंगे ठीक उसी तरह जिस तरह लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के भी हमने 2 फार्मूले पढ़े थे। तो फार्मूलों के लिए छोटी सी जो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं वो हमारे पास रिलेशंस हैं, वो भी एक्सपेरिमेंटली जो है वो फाउंड हुए हैं, जो कि क्या है कि जो चेंज इन वॉल्यूम आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल वॉल्यूम के V1 के। तो फ़र्ज़ करो कि ये वाला जो हमारे पास ब्लॉक है ये इनिशियल है और इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, और फिर क्या हुआ कि हमने इसको हीट देना स्टार्ट किया। जब इसको हीट देंगे तो हमें पता है कि तीनों डायमेंशंस के अंदर जो एक्सपेंड होगा, तो इसकी जो लेंथ है उसके अंदर भी इजाफा आ जाएगा, जो इसकी ब्रेथ है उसके अंदर भी इजाफा हो जाएगा, जो इसकी हाइट है उसके अंदर भी इजाफा हो जाएगा। तो जो हमारे पास वॉल्यूम बनेगा वो इंक्रीज़ हुआ वो बनेगा, यानी कि ब्लॉक जो है वो अब एक्सपेंड हो चुका है, जो कि लेंथ के अंदर भी हुआ है, ब्रेथ के अंदर भी हुआ है और हाइट के अंदर भी हुआ है। तो ये इसका जो है वो हमारे पास वॉल्यूम इनिशियल, और ये जो है ये हमारे पास वॉल्यूम फाइनल, जिसको हम लोग V2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये जो है हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है। इसको यहाँ पे लिख भी दें कि ये इनिशियल था और ये जो था ये हमारे पास फाइनल था। तो अगर अब हम चेंज मालूम करना चाहें कि इसके अंदर चेंज कितना आया, यानी कि शुरू के अंदर जैसे हमने एग्जांपल ली कि शुरू के अंदर जो इसका वॉल्यूम था वो 12 मीटर क्यूब था यहाँ पे, और हमने हीट देना स्टार्ट की तो इसका वॉल्यूम जो वो इंक्रीज़ हो गया, कितना हो गया, जो कि हमारी वैल्यू आई थी वहाँ पे वो 36 मीटर क्यूब हो गया। तो बताओ कि इसके अंदर चेंज कितना आया है, यानी कि ये वाला जो चेंज है, और हमें पता है कि ये वाला चेंज क्या होता है और कैसे निकलता है, जो कि हमने पिछली ही वीडियो के अंदर देखा था कि जो चेंज होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल से निकलता है। और वैसे भी अगर देखें तो पहले जो था इसका वॉल्यूम वो 12 था और अब जो है वो 36 हो गया है एक्सपेंड होने के बाद। तो कितना इंक्रीज़ आया होगा इसके वॉल्यूम के अंदर, ये कितना चेंज आया होगा, वो कैसे निकलेगा, 36 को 12 से माइनस करवा दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा जो कि 24 है वो आपके पास चेंज होगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो इतना चेंज हुआ है। तो 36 माइनस का 12 जो कि हमारे पास 24 है मीटर क्यूब, तो इतना चेंज आया इसके अंदर, ये हमारे पास डेल्टा V होता है। तो जो पहला रिलेशन है वो हमें क्या बता रहा है कि जो हमारे पास चेंज है वॉल्यूम के अंदर जो आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके इनिशियल वॉल्यूम से। जितना ज़्यादा बड़ा आप ब्लॉक लोगे या फिर जितना ज़्यादा बड़ा क्यूब लोगे मेटल का, उतना ज़्यादा उसके अंदर एक्सपेंशन आएगी। मतलब ये भी एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से जो है वो पता चला हमें कि हमने पहले छोटा सा क्यूब लिया, उसको हीट दिया तो उसके अंदर जो एक्सपेंशन आई, यानी कि उसका जो चेंज हुआ वॉल्यूम वो कम हुआ। फिर बड़े वाला लेके आए, उसको हीट किया तो जो हमारे पास चेंज आ रहा था वो ज़्यादा आ रहा था।
और बड़ा लेके आए, इतना बड़ा, उसको हमने ईट किया तो उसके अंदर जो चेंज आ रहा था वो उतना ज़्यादा बड़ा आ रहा था। तो इसलिए ये हमने एक रिलेशन बना दिया कि जो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V1 से, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम से, कि जितना ज़्यादा बड़ा हमारे पास वॉल्यूम होगा या फिर क्यूब होगा उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर चेंज आएगा। और जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास क्या है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, कि आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ करोगे, यानी कि इसको जितनी ज़्यादा हीट दोगे उतना ही ज़्यादा जो है वो इसके अंदर एक्सपेंशन आएगी। और ये तो कॉमन सी बात है, हमें पता है कि हीट की वजह से जो है वो एक्सपेंशन होती है। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है या फिर उनकी जो जगह स्पेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो सिंपली यहाँ पे यही है कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे इस ब्लॉक का, इसके अंदर उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंशन आएगी। तो ये दो रिलेशंस को कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास इसका फार्मूला बनता है, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो डेल्टा V जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल आएगा किसके, V1 डेल्टा T के। और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमें पता है कि एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट है या फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ हो रहा है वो बीटा है। जिस तरह लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर अल्फ़ा था, यहाँ पे जो ये बीटा है, तो V1 डेल्टा T, ये इसका जो है वो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है, पहले वाला फार्मूला है। और इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। यानी कि अगर आपको चेंज निकालना हो, जैसे कि हमने 24 निकाला था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इसकी बीटा की वैल्यू क्या है। और बीटा की वैल्यू क्या होती है, ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होता है। और ये भी हर मटेरियल का अपना अपना होता है, जैसे अल्फ़ा की हमने बात की थी। आखिर में इसको भी देखेंगे इसी फार्मूले से वो निकाल के कि जो हमारे पास बीटा होता है वो क्या होता है। और साथ ही साथ आपको जो है वो टेम्परेचर भी पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कितना चेंज किया है। और ये वाला फार्मूला तब हम लोग अप्लाई करेंगे जब फाइनल वॉल्यूम नहीं पता होगा। अगर फाइनल वॉल्यूम पता है और इनिशियल पता है तो फिर तो चेंज जो है वो ऐसे ही निकल आएगा। लेकिन अब अगर आपको पता नहीं है कि फाइनल वॉल्यूम क्या है और आपको ये वाली चीज़ें दी हुई है कि बीटा और इनिशियल वॉल्यूम इतना था और टेम्परेचर हमने इतना चेंज किया है, तो बताओ इसकी जो हमारे पास वॉल्यूम है उसके अंदर कितना चेंज आएगा। तो आप ये वाला फार्मूला जो अप्लाई कर सकते हो। और इसी तरह जो दूसरा फार्मूला होता है वो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम का होता है। यानी कि अगर पूरे का पूरा वॉल्यूम हमें बताना हो कि फाइनल कितना हो गया है, अब पहले 12 था और अब बताओ कि कितना हो गया है, ये पूरी का पूरा 36 अगर निकालना हो और आपको जो है वो वैल्यूज़ दी हुई हों बीटा, V1 और डेल्टा T, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे। उसके अंदर हमें ये पता है कि जो डेल्टा V होता है इसका जो फार्मूला है या फिर ये जो है वो V2 माइनस V1 के इक्वल होता है, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा था और काफ़ी बार देखा है कि चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल जो हम लोग करते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू डेल्टा V की ये वाली यहाँ पे रखें तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी V2 माइनस का V1 इक्वल्स टू बीटा और इनिशियल वॉल्यूम यानी कि V1 और डेल्टा T। अब हमें जो चाहिए वो ये वाला V2 की वैल्यू चाहिए, तो V2 को हम लोग यहीं पे रहने देंगे और ये जो V1 है ये इज इक्वल टू की उस तरफ चला जाएगा। तो V2 इज इक्वल्स टू, ये इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा V1 और ये पहले से पॉजिटिव में, तो बीटा V1 डेल्टा T। अब इन दोनों के अंदर V1 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास फाइनल फार्मूला बन जाएगा V2 निकालने के लिए। तो V1 इन दोनों में से अगर हम लोग कॉमन लें तो इस वाली टर्म के अंदर जो चीज़ बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगी और प्लस का साइन। इस वाली हमारे पास टर्म के अंदर जो चीज़ बचेगी वो बीटा और डेल्टा T बचेगी, क्योंकि जो ये V1 है ये हमने कॉमन ले लिया है। तो बीटा और डेल्टा T ये हमारे पास जो है वो दूसरा फार्मूला है जिसकी मदद से हम लोग V2 निकाल सकते हैं। ये कॉमन हमने किस तरह से लिया, ये दो टर्म थी, एक ये वाली टर्म थी हमारे पास और एक पूरी की पूरी ये वाली टर्म थी, प्लस या माइनस से जो है वो टर्म चेंज होती है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो ये वाला स्टेप जो है समझ में आ जाएगा। ये दो टर्म्स थी और इसके अंदर भी V आ रहा था, इसके अंदर भी V आ रहा था, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ये मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो काफ़ी बार हम लोग करते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स सही से पढ़ी है तो कॉमन किस तरह से लेते हैं आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो इन दोनों के अंदर ये चीज़ें जो है ये कॉमन आ रही हैं या फिर V1 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे यानी कि बाहर निकाल लेंगे। और जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगता है, इस टर्म के अंदर जो भी चीज़ बचती है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब अगर यहाँ पे V1 ही था और वही हमने कॉमन ले लिया तो पीछे जो है वो 1 लगाना लाजमी है।
यानी कि 1 आएगा। पीछे अगर हमने ये निकाल दिया तो यहाँ पे 1 आएगा। और इसी तरह जब इस वाली टर्म में से V1 जो है वो कॉमन आ जाएगा तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें बच रही होंगी वो हम लोग यहाँ लिख देंगे, बीटा और डेल्टा टी यहाँ पे। ये सेकंड फार्मूला है। और ये कब लगाया जाता है या फिर किस लिए यूज़ होता है? ये फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए यूज़ होता है। यानी कि अगर आपको फाइनल वॉल्यूम निकालना है कि हमारे पास जो इनिशियल क्यूब था वो इतना था और जो हमारे पास बीटा की वैल्यू है इस क्यूब के लिए या फिर इस मटेरियल के लिए वो इतनी है और जो हमने टेम्परेचर चेंज किया है वो इतना है, तो आप बताओ कि हमारे पास फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा इस क्यूब का। तो उसको निकालने के लिए जो है वो ये वाला फार्मूला जो है आप लोग यूज़ करोगे, तो इसकी मदद से जो आपके पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये दो फार्मूले थे इसके। और अगर अब हम कोफिशिएंट की बात करें जो कि ये बीटा है, तो कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास इसी फार्मूले से हम लोग इसकी वैल्यू बनाएंगे जिस तरह अल्फ़ा की बनाई थी, जो कि हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट था। तो अगर ये वाला फार्मूला जो है हम लोग देखें, सिर्फ और सिर्फ ये वाला फार्मूला देखें, तो इस वाले फार्मूले से अगर बीटा की वैल्यू निकालें, यहाँ पे लिखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो इसका जो कोफिशिएंट है जो कि बीटा है वो हमें क्या बता रहा होता है या फिर वो क्या चीज़ होती है? तो बीटा के लिए ये वाली इक्वेशन हम लोग दोबारा से एक बार यहाँ पे लिख देते हैं कि डेल्टा V जो होता है वो बराबर होता है हमारे पास बीटा V1 और डेल्टा T के। तो अगर यहाँ पे हमें बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो ये वाली जो चीज़ें हैं दो, चूँकि बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके यहाँ पे आके इससे डिवाइड हो जाएंगी। तो हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी V1 डेल्टा T इक्वल्स टू बीटा। और अगर इसी को पलट के लिख दें, यानी कि इस तरह से लिख दें कि बीटा यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है वो हमारे पास डेल्टा V और अपॉन में V1 डेल्टा T, तो ये हमने इसको जो है पलट के लिख दिया और ये बीटा की वैल्यू है। और अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहें इसी इक्वेशन को या इसी इसके फार्मूले को देख के, तो हम इस वाले फार्मूले को देख के इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। इसको भी ऊपर ही लिख लेते हैं कि जो हमारे पास बीटा की वैल्यू बनी वो क्या बनी कि चेंज इन वॉल्यूम और डिवाइड के अंदर हमारे पास V1 और डेल्टा T। अगर इसी फार्मूले को देखते हुए इसकी डेफिनेशन बनाएं तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि चेंज, या फिर इस चेंज को हम लोग इंक्रीज़ भी बोलते हैं कि इंक्रीज़ इन वॉल्यूम और पर यानी कि डिवाइड के अंदर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम या फिर इनिशियल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जो कि हमने इस वाले इक्वेशन को या फिर इस वाले फार्मूले को देख के बनाई कि चेंज या फिर इंक्रीज़ इन वॉल्यूम जो कि ये वाला है पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, क्योंकि चूँकि ये डिवाइड के अंदर आ रहा है तो इसी वजह से यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इसलिए कि ये V1 था और हमें पता है कि ये इनिशियल वॉल्यूम था, तो इसको हम लोग ओरिजिनल वॉल्यूम बोल रहे हैं जो कि हीट करने से पहले था। पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम और पर यानी कि दोबारा से डिवाइड के अंदर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी कि 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है या फिर ये हमें क्या बात समझा रहा है? तो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास जो ब्लॉक है या फिर जो वॉल्यूम है वो यूनिट वॉल्यूम है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम अगर हो हमारे पास, फ़र्ज़ करो कि ये जो है ये यूनिट है यानी कि 1 है, साथ में मीटर क्यूब। यूनिट हमारे पास वॉल्यूम है यानी कि ये क्यूब है और हम इसका 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो राइज़ करें, यानी कि जो चेंज हो वो 1 डिग्री का हो, जो चेंज हो वो 1 डिग्री का हो, तो जो हमारे पास चेंज आएगा इसके वॉल्यूम के अंदर, यानी कि जितना भी ये इंक्रीज़ करेगा इसके वॉल्यूम के अंदर जितना भी चेंज आएगा वो हमारे पास बीटा की वैल्यू होती है। यानी कि 1 मीटर का हमारे पास 1 मीटर क्यूब का जो हमारे पास वॉल्यूम हो, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम हो, उसका 1 डिग्री जो है वो टेम्परेचर राइज़ करें। अगर 33 पे तो 34 पे ले जाएं, अगर हमारे पास 21 पे तो 22 पे ले जाएं, यानी कि 1 डिग्री जो है वो राइज़ करें। 1 डिग्री जितनी हीट दें, इतनी हीट दें इसको कि इसका जो है वो टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री इंक्रीज़ करे, तो इसके अंदर जो भी चेंज आएगा, इसके वॉल्यूम के अंदर जितना भी चेंज आएगा, चाहे थोड़ा सा हो चाहे जितना भी हो, वो बीटा की वैल्यू होती है। और ये जो बीटा की वैल्यू होती है
ये हमारे पास हर मटेरियल की अलग अलग होती है और इसके पीछे भी वही रीज़न है जो हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर रीज़न था कि हर मटेरियल जो है वो उसकी अपनी अपनी सलाहियत होती है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है उसके मॉलिक्यूल्स की, और स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट से कितना ज़्यादा एक्सपेंड हो सकते हैं। तो इसका एक टेबल भी मौजूद है आपकी बुक के अंदर जिसके अंदर बीटा की भी वैल्यूज़ दी हुई हैं और अल्फ़ा की भी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हो कि अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम हो तो कॉपर की कुछ और वैल्यू है, यानी कि 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम हो अगर वो कॉपर की आप वैल्यू देख रहे हो उस टेबल के अंदर जो कि बीटा की सेक्शन के अंदर दी हुई है, जो भी दी हुई होगी उसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब का कॉपर हो और 1 डिग्री टेम्परेचर हम उसका राइज करें तो उसके अंदर कितना चेंज आएगा, यानी कि उसके वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आएगा। तो बीटा की वैल्यू जो मैं ये बता रही होती है जो भी लिखी हुई होगी वहाँ पे। और इसी तरह अगर अल्फ़ा की वैल्यू लिखी हुई है तो वो भी हमें यही बता रही होगी कि अगर आपके पास 1 मीटर का यूनिट यानी कि 1 मीटर का आपके पास लेंथ हो और आप उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करो तो उसके अंदर कितना चेंज आएगा, वो अल्फ़ा की वैल्यू बता रही होती है जो कि कोफिशिएंट होता है हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। और बीटा की वैल्यू ये बता रही होती है कि 1 मीटर क्यूब का अगर आपके पास वॉल्यूम हो और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो चेंज कितना आएगा वो हमें बीटा की वैल्यू बता रही होती है। और यहाँ पे अगर इसके सिंबल की बात करें तो हमें पता है कि इट इज़ डिनोटेड बाय जो हमारे पास इसका सिंबल है वो बीटा है और इसको जो है वो हम लोग बीटा बोलते हैं। ये भी एक ग्रीक लेटर है जिससे हम लोग बीटा को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा। और इसकी जो यूनिट है यूनिट ऑफ बीटा इज़, वही वापसी से ये जो वॉल्यूम है इसकी यूनिट मीटर क्यूब, नीचे ये वाला जो वॉल्यूम है इसकी भी यूनिट मीटर क्यूब, और जो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है वो केल्विन होती है। तो मीटर क्यूब से जब मीटर क्यूब कटेगा तो जो फाइनली हमारे पास इसकी यूनिट बनेगी वो 1/केल्विन बनेगी। तो बीटा की यूनिट भी जो होती है वो 1/केल्विन होती है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो बीटा होता है वो 3 अल्फ़ा के बराबर होता है, जो अगली हमारी वीडियो का टॉपिक भी है और अगली वीडियो के अंदर हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे, यानी कि डिराइव करके लेके आएंगे। वो मैथमेटिकल एक डेरिवेशन है जो कि किसकी इक्वल होती है, यानी कि बीटा जो होता है वो 3 अल्फ़ा की इक्वल होता है। बीटा जो है वो हमारे पास 3 अल्फ़ा की इक्वल होता है, 3 अल्फ़ा की इक्वल होता है। और ऐसा क्यों होता है, जितने अभी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके बाद जो ये वाली चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, बीटा क्यों 3 अल्फ़ा के इक्वल होता है। एक हिंट जो है वो इसके पीछे ये है कि जो हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन थी वो 1 डायमेंशन थी, जबकि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जो थी वो 3 डायमेंशन थी। तो अगर ये अभी ना भी समझ में आया तो उसको सोचें अगली वीडियो तक, और अगली वीडियो के अंदर जो हम लोग इसको पहले तो समझेंगे कि असल में ऐसा होता क्यों है कि बीटा जो है वो 3 अल्फ़ा के इक्वल होता है, और फिर इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करके लेके आएंगे, एक डेरिवेशन है इसकी पूरी, जिसके बाद जो है वो आखिर में हम लोग प्रूफ करेंगे कि बीटा जो होता है वो असल में 3 अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन, इसके 2 फार्मूले, और साथ ही साथ इसकी जो हमारे पास कोफिशिएंट है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जो कि बीटा था उसको भी देखा कि ये क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।